डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम एक बेहद ही खास विषय पर बात करेंगे। आज बात होगी महिलाओं के जीवन के सबसे खास पड़ाव के बारे में, जिस वक्त वो मानव सभ्यता के निरंतर संचालन में अपनी सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रही होती हैं, जब उसके गर्भ में एक और जीवन पल रहा होता है। जी हाँ, हम बात करेंगे गर्भावस्था के बारे में, क्योंकि इस दौरान अगर माँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी तभी स्वस्थ राष्ट्र का जो निर्माण है वो हो पाएगा, स्वस्थ शिशु के रूप में। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के विषय पर और देखते हैं कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य देखभाल। इस विषय पर होगी विस्तार से बातचीत एक्सपर्ट से, लेकिन इस बीच आप अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी कि निःशुल्क आप कॉल कर सकते हैं। तो बेझिझक अपने सवालों के साथ जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम के दौरान। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप चाहें तो अपने सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कामना दत्ता। आप प्रोफेसर हैं स्त्री रोग विभाग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में। नमस्कार। और इस बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा करेंगे आपसे गर्भावस्था के दौरान किस तरह से महिलाओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और ख़ासतौर पे परिवार के लोग भी उनका किस तरह से ध्यान रखें। इसके साथ ही डॉक्टर स्वाति तोमर भी हमारे साथ मौजूद है। आप सहायक प्रोफेसर हैं स्त्री रोग विभाग, एम्स अस्पताल, नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और जानेंगे गर्भावस्था के दौरान कैसे कैसे जो पड़ाव है वो आ सकते हैं महिला के जीवन में, किस तरह की चुनौतियां आ सकती है और इसके साथ ही उन्हें किस तरह से अपना जो देखभाल है वो करनी चाहिए। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। नमस्कार। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की नींव रखती है। गर्भावस्था के दौरान सही पोषण माँ और शिशु दोनों के लिए बेहद जरूरी होता है। अगर इस दौरान पोषण की कमी हो जाए तो बच्चे में कुपोषण का खतरा बढ़ सकता है। यही नहीं, इसका असर आने वाली पीढ़ियों तक बना रह सकता है। गर्भवती महिलाओं को 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए: पौष्टिक आहार, पर्याप्त आराम और गर्भावस्था के दौरान आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट का नियमित सेवन। आहार में साबुत अनाज, दालें, हरी सब्जियां, गुड़, खजूर, मूंगफली और तिल को शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां फोलिक एसिड से भरपूर होती हैं, जो आयरन की कमी को रोकती है। मौसमी फल, खासकर आंवला, संतरा, अमरूद और नींबू का सेवन करें, क्योंकि ये आयरन को अवशोषित करने में मदद करते हैं। दूध और उससे बने उत्पाद जैसे दही, छाछ और पनीर को भी आहार का हिस्सा बनाएं। अगर संभव हो तो अंडा, मांस और मछली का सेवन करें। आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह बच्चे के मस्तिष्क विकास में मदद करता है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और डिब्बाबंद भोजन व प्रसंस्कृत मांस से बचें। तले हुए खाद्य पदार्थ, इंस्टेंट नूडल्स, आइसक्रीम, कैंडी, बिस्कुट, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूस के सेवन से बचें। गर्भावस्था में शरीर को सामान्य से अधिक पोषण की जरूरत होती है, इसलिए संतुलित और पोषक आहार लेना बेहद जरूरी है। गर्भस्थ शिशु के स्वस्थ विकास के लिए सही आहार और जीवन शैली को अपनाना जरूरी है। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और सही पोषण के साथ एक सुखद मातृत्व अनुभव पाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ भविष्य। धन्यवाद।
जी हाँ, तो हमारे एआई एंकर कृष और भूमि से आपने जाना कि गर्भावस्था के दौरान खान पान का ध्यान किस तरह से रखना है, इसके अलावा भी और किस तरह की देखभाल करने की ज़रूरत होती है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर कामना, जो शुरुआत है वो पहले चरण से ही करते हैं कि एक महिला जो है किस तरह से उन्हें पता चलता है कि वो गर्भवती हैं, किस तरह के लक्षण होते हैं, कब कैसे पता चलता है? देखिए, आमतौर पे मानना यही होता है, यदि माहवारी मिस होती है, नहीं आती, तो हम ऐसा सोचते हैं कि प्रेगनेंसी गर्भावस्था हो सकती है। पर ये एक कोई पक्का निश्चित तरीके से नहीं बताता है। इसके अलावा एक आराम से मार्केट में आपको पेशाब के रास्ते टेस्ट करने की किट मिलती है, जो हम घर पे ही चेक कर सकते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ सकता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो आजकल हर छोटे गाँव में, शहर में, सब जगह दवाखाने में उपलब्ध होती है ये किट। आराम से आपको मिल जाएगी। कम से कम इस किट को ज़रूर चेक करें, उससे आपको कुछ निश्चित तरीके से पता चलेगा। इसके अलावा हम शुरुआती टाइम पे एक अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करते हैं। इस अल्ट्रासाउंड की अहमियत इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जिनको माहवारी टाइम पे नहीं आ रही होती उनके लिए ये अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है, ये जानने के लिए कि बच्चा एक्चुअली में असली में कितना टाइम का अभी हो रहा है। इस चीज़ का महत्व आखिरी टाइम पे ज़्यादा हो रहा होता है, जब हमको ये देखना होता है कि डिलीवरी किस टाइम पे कराना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों तो टेस्ट हैं। इसके अलावा जो सिम्टम्स आते हैं, जो बाकी तो हमको पता ही है कि उल्टी का एहसास रहना, कुछ भी जो सूंघने की आपको अच्छा नहीं लगना, कुछ चीज़ों का टेस्ट अच्छा नहीं लगना, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली प्रेगनेंसी के शुरुआती टाइम पे आने लगती हैं। तो इन लक्षणों के बारे में भी बात करेंगे, और क्या हर महिला के साथ ही ऐसा होता है या फिर अलग अलग महिला के साथ अलग तरह की बातें हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इस बीच हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से जी। मैं जानना चाहता हूँ कि गर्भावस्था के दौरान जो हमारी सतरंगी थाली होती है, जो भोजन बनता है, किया जाता है, उसमें लौह तत्व कितना हो, कैल्शियम कितनी हो, विटामिन कितनी हो, प्रोटीन कितनी हो, वसा कितना हो, कितनी कैलोरी की जरूरत होती है एक गर्भवती महिला को? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर स्वाति, आप बताना चाहेंगे इस बारे में? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए। तो जो एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक मील एक्स्ट्रा कर देनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को। तो इसमें जो रहता है मेन जो इम्पॉर्टेंट, एक तो अपना प्रोटीन इंटेक वो किस तरीके से लें। तो 2 कटोरी अगर दाल जो प्रोटीन रहेगा, जिसमें कि कोई भी दाल, मूंग, मसूर, तूर की दाल, राजमा, ये हाई प्रोटीन कंटेंट्स होते हैं, इसको ये होना चाहिए डाइट में प्रतिदिन के लिए, मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2 कटोरी हरी सब्जियाँ, जिसमें जो सीजनल जो मौसमी सब्जियाँ हैं, वो 2 कटोरी उनको लेना चाहिए। और आहार में जैसे कि सीरियल्स में वो व्हीट, राइस, ये ले सकती हैं। और जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन है वो उससे उनको मिलेगा, जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। बाहर की तली हुई चीज़ें, बिस्किट जो हो गया, नमकीन हो गई, समोसा, कचौरी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसमें जो फैट्स आता है वो अच्छा नहीं है। और जो खाना बनना चाहिए उसमें जो ऑयल होना चाहिए वो मस्टर्ड ऑयल और राइस ब्रान ऑयल, ये सारे जो रहते हैं वो पर्याप्त मात्रा में लिपिड्स वगैरह सप्लीमेंट करते हैं। और जो दूध, यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जब भी गर्भवती महिला है और उन्हें अपनी प्रेगनेंसी की बात पता चली है और अपने खान पान में अगर सुधार हम कर रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि बिल्कुल अभी से इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। क्या जब परिवार को आगे बढ़ाना है, ये जब हम सोच लेते हैं, क्या उसी समय से कुछ खास सावधानियाँ या कुछ खान पान में या बाकी अपने जीवन के तौर तरीकों में कुछ खास बदलाव करने चाहिए ताकि आगे भी जो महिला है वो स्वस्थ रहें? जी, ये एक इसको हम लोग प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसमें मोर इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपने डाइट का, जैसे अभी हमने बात की, इसमें डाइट का जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि
एक तरीके का विटामिन फोलिक एसिड, फोलेट एंड विटामिन डी, B12 जो है, ये जो है जो स्पेशली, क्योंकि अगर हम अपने इंडियन सिनेरियो देखें तो मेन हमारी डाइट होती है वेजिटेरियन, जो शाकाहारी डाइट है, और वो जो लोग कंज्यूम करते हैं तो वो थोड़ा कम हो जाता है इनमें ये विटामिन। सो विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का अगर कोई डेफिशिएंसी, इसकी कमी किसी को रहती है तो उससे कुछ बर्थ डिफेक्ट्स भी लिंक्ड है। तो वो अगर आप हरी सब्जियां आप अपने डाइट में डेली रूटीन में लेंगे तो दैट विल बी गुड। नहीं तो इसके लिए सप्लीमेंट के लिए फोलिक एसिड टैबलेट आती है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, दैट वो पहले से ही लेनी चाहिए एंड फिर 3 मंथ्स तक उसको लेना है। जी जी। तो और आयोडाइज्ड सॉल्ट, क्योंकि आयोडीन आपने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में भी दिखाया, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो डेली उनको अपना रूटीन में यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आयोडीन का मेंटल स्टेटस से बेबी के बहुत कोरिलेशन है। बिल्कुल। और क्या किसी खास गर्भावस्था के स्टेज पर इस तरह के खान पान में कुछ बदलाव भी करना होता है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक सवाल पर आना चाहूँगी डॉक्टर कामना, कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कई बार बहुत जल्दी कम उम्र में वो गर्भावस्था में आ जाती हैं, लेकिन वहीं शहरी इलाकों में देखते हैं करियर ओरिएंटेड होती हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है। तो अगर उचित और सही उम्र की बात की जाए तो क्या होनी चाहिए एक महिला की? देखिए, वैसे तो हमारे सरकारी नियमों के हिसाब से 18 साल से पहले तो शादी नहीं होनी चाहिए। शादी के भी हम 1-2 साल के हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, इनका आपस में तालमेल बिठाने के लिए उनको बोलते हैं, और उसके बाद मतलब कि मोटा मोटा आप समझिए 20 साल की उम्र से ऊपर ही किसी लड़की को गर्भावस्था की तरफ चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं, एक तो उम्र छोटी होती है, उनको अभी इतना मैच्योरिटी ही नहीं होती, और दूसरा उनको काफ़ी खतरे होते हैं। एक्चुअली जो प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन सब का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि छोटी लड़कियों को गर्भावस्था के लिए नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आप उनको परेशानी में डालने वाली बात कर रहे हैं। तो कम से कम 20 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए, क्योंकि हमारा अभी ग्रामीण लड़कियों से ही हम बात कर रहे हैं। इस तरफ शहरों की तरफ जाए तो हिसाब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हम थोड़ा अपना करियर को ध्यान दे रहे हैं तो हम बढ़ती उम्र में प्रेगनेंसी कर रहे हैं, उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो ग्रामीण महिलाओं के लिए यही ज़रूरी है कि आप अपनी लड़कियों को बड़ा होने दें, उनका पालन पोषण बचपन से ध्यान रखें, क्योंकि लड़कियां ही होती हैं उनका जो बचपन में ध्यान रखा जाता है तो वो आगे जाके अच्छी तरह से अपना गर्भावस्था ले पाती हैं, पढ़ी लिखी होंगी, अपना ध्यान रखेंगी, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगी। और डॉक्टर कामना, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक परिपक्वता का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो समझ सके कि वो जिस अवस्था में आ गई है उस अवस्था में किस तरह की चुनौतियाँ उसके सामने हो सकती है और कैसे उससे पार पाना है। तो डॉक्टर स्वाति, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे यही होगा कि एक महिला के दौरान शारीरिक परिवर्तन किस किस तरह के होते हैं गर्भावस्था के समय? जी, तो प्रेगनेंसी में अगर हम स्टार्टिंग से बात करें फ्रॉम द फर्स्ट 3 मंथ्स, जैसे कि मैडम ने बहुत सरलता से सारे सिम्टम्स अभी एक्सप्लेन किए थे, इसके साथ साथ में थोड़ा कमज़ोरी ये भी नोटिस किया जा सकता है। जो मेन चेंजेस और फर्स्ट 3 मंथ्स में जो बेबी है उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बनते हैं, तो उस दौरान जो है उनका कोई भी दवाई जो डॉक्टर से उन्होंने सलाह जिसके बारे में नहीं ली है उसका वो सेवन ना करें, अपना फोलिक एसिड वो लेती रहें। अगर उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, उसकी उनको कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो उसका भी अपने डॉक्टर से परामर्श उनको लेना चाहिए। बिल्कुल। फिर तो डॉक्टर के बिना परामर्श के गर्भावस्था के दौरान में किसी भी तरह की दवाइयों को लेने से बचें। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। जया देवी मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका जया देवी जी, पूछे अपना सवाल। बोल रहे हैं बाराबंकी से, गाँव बसौली पड़ता। हम पूछना ये चाह रहे हैं गर्भवती महिला को कितना काम करना चाहिए, कितना आराम करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हमारे गांव की जो महिला किसान हैं बहुत ही परिश्रम करती हैं, तो गर्भावस्था के दौरान उन्हें कितना आराम करना चाहिए और कितना काम करना चाहिए? डॉक्टर कामना। देखिए, वैसे तो ये ईश्वर की
देन है गर्भावस्था किसी लड़के के लिए। और मैं ये आज आपके चैनल के थ्रू हर किसी को बोलना चाहूँगी कि गर्भावस्था खाली लड़की के लिए नहीं है जिम्मेदारी, उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है कि इसको आराम से पूरी आखिरी टाइम तक लेके जाए और एक स्वस्थ शिशु घर में लेके आए। ठीक है, ऐसे काम करने के लिए ये नहीं है कि आप कुछ काम को नहीं कर सकते, पर शुरू के जो 3 महीने होते हैं उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वज़न नहीं उठाना है, भारी काम नहीं करने हैं, भागना दौड़ना थोड़ा कम करना है, तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखना है। यदि प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है तो अब नॉर्मल तभी पता चलेगी जबकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो इसलिए पहले 3 महीने में आपको एक चेकअप कराना ज़रूरी है, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड होएगा, आपको कुछ डॉक्टर आपको कुछ परामर्श देंगे, टेस्ट बताएंगे, दवाई देंगे। और अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आप अपना जो रोज़मर्रा के काम है दिनचर्या है वो आप आराम से कर सकते हैं। ध्यान इन्हीं बातों का रखना होता है कि वज़न नहीं उठाना, कूदने फांदने का काम नहीं करना, और यदि प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत डॉक्टर साहब बताते हैं तो फिर एहतियात बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल। और ख़ास बात बार बार डॉक्टर कामना यहाँ पर बता रही हैं कि 9 महीने का जो ये सफ़र है वो अकेले महिला तय नहीं करती है, बल्कि पूरा परिवार तय करता है एक साथ मिलकर। तो इस विषय पर हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है गर्भावस्था में स्वास्थ्य देखभाल। इस विषय पर विस्तार से हमारे एक्सपर्ट से बातचीत हमारी जारी है। इस बीच आप अपने सवालों के साथ हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं या फिर ईमेल के माध्यम से अपना सवाल भी भेज सकते हैं। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर स्वाति आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर कामना ने भी बताया कि कंडीशन कैसी है एक महिला की गर्भावस्था के दौरान, ये तो तभी पता चलेगा जब उसका चेकअप होगा। तो जो फर्स्ट चेकअप है वो कब कराना चाहिए? और एक भ्रांति ये भी है अल्ट्रासाउंड को लेकर कि अल्ट्रासाउंड कराना तो होता है लेकिन मन में खौफ भी होता है कि क्या ये बच्चे के लिए सुरक्षित है या नहीं। जी, जो फर्स्ट चेकअप रेकमेंडेड है सारी सरकारों द्वारा और जो सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं एजुकेशनल, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में अप टू 13 वीक्स आप पहली बार डॉक्टर साहब के से मिलिए। वो आपको कोई ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट देंगे। उसके साथ साथ में एक अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। एक स्पेशलाइज्ड अल्ट्रासाउंड भी होता है 13 वीक्स के आसपास, इसको 11 से 14 हफ्ते के बीच में आप करा सकते हैं। उसको हम लोग NT-NB स्कैन कहते हैं। तो अगर बच्चे में कोई विकार है और वो बनावटी कुछ भी समस्या उसमें आ रही है तो वो भी उसमें कई बार पिकअप हो जाती है जी। तो अगर इसकी व्यवस्था है, ये अल्ट्रासाउंड मोडालिटी बिल्कुल सेफ होती है प्रेगनेंसी में, ये करानी चाहिए। जी जी। डॉक्टर कामना, गर्भावस्था के दौरान एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा तब आता है जब बच्चे की हृदय गति सुनने को मिलती है। तो जानना चाहेंगे कि ये जो स्टेज है वो कब आता है, और जो डॉक्टर स्वाति हमें बता रही हैं कि शुरुआती टेस्ट से ये पता चल जाता है कि कोई
विकार तो नहीं है। तो क्या ये हृदय गति आने से पहले की बात बता रही हैं या कि उसके बाद ये स्थिति आती है? अच्छा, तो आपको हम एक बच्चे के जर्नी तय कराते हैं। तो जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट और माहवारी मिस होती है, तब वो बच्चा इतना छोटा होता है कि हमको अल्ट्रासाउंड में भी नहीं दिख सकता। वो सिर्फ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट में दिख सकता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे इतना बड़ा होता है कि 6 से 8 हफ्ते के बीच में हमें अल्ट्रासाउंड पे उसकी दिल की धड़कन दिखने लगती है, ठीक है। इसलिए ये वाला अल्ट्रासाउंड ज़रूरी कहते हैं। फिर धीरे धीरे इनकी शरीर की बनावट शुरू होती है और 11 से 14 हफ्ते पे जो पहला अल्ट्रासाउंड जो अभी डॉक्टर स्वाति ने आपको बताया, इस अल्ट्रासाउंड पे शुरुआती ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हमने बच्चे की बनावट देखते हैं। और इस टाइम पे धड़कन आ चुकी होती है, बच्चों के अंग थोड़े बहुत दिखने लग जाते हैं और काफ़ी कुछ छोटी छोटी बनावटी चीज़ें हमें दिख जाती हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़रूरी अल्ट्रासाउंड है। इसके बाद हमें लगभग 20 से मतलब 6ठे महीने के आसपास आपको डॉक्टर को आले से उनको बच्चे की धड़कन सुनाई देती है। और इसी टाइम के आसपास एक और अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हमने बच्चे के सारे अंग बनावट और दोबारा से देखते हैं, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड फिर बहुत ज़रूरी अल्ट्रासाउंड होता है। इस टाइम पे हमें सारे अंगों को देखना ज़रूरी होता है, बच्चे के हृदय को भी ठीक से देखना ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे इसके बाद का जो चेकअप्स होते हैं उसमें तो डॉक्टर साहब आपके वो आले से ही बच्चे का धड़कन सुनते रह सकते हैं। बहुत सारी मशीनें भी आ गई हैं जो 8वें 9वें महीने पे आपको दिल की धड़कन टक टक आवाज़ सुनाई दे सकती है, दिल की धड़कन का चेकअप हो सकता है। तो बस इसको आराम से मज़े में लीजिए और एंजॉय करिए प्रेगनेंसी। बिल्कुल। तो डॉक्टर स्वाति, आप हमें ये बताएं कि फिर ये जो चेकअप होता है वो कितने अंतराल पर लगातार कराते रहना पड़ता है? जी, तो पहले हम जैसे पेशेंट इनिशियली जब महिलाएं आती हैं हमारे पास में, तो पहले फर्स्ट 3 मंथ्स में अराउंड 13 वीक्स से पहले एक फ़र्स्ट चेकअप वो अपना ज़रूर कराएं। उसके बाद अराउंड 16 to 20 वीक्स पे उनको डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनको वो अल्ट्रासाउंड जो कि अभी मैडम ने बताया जो विकार के लिए है 20 वीक्स के आसपास होता है, तो वो एक हमें उस टाइम पे डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। फिर 20 इसके बाद 24 हफ्ते के आसपास में एक शुगर का भी टेस्ट होता है, जो कि आगे प्रेगनेंसी में मधुमेह की बीमारी का खतरा तो नहीं है, उस समय पे एक बार मिले। फिर एक बार अपने डॉक्टर साहब से 30 हफ्ते के आसपास मिले। या अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग खून में कमी तो नहीं है, इन सब की भी प्रॉब्लम्स जो है डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद एक बार 36 वीक्स के आसपास 32 36 के आसपास मिल लेना चाहिए। ये जो मैंने इसका मतलब चिकित्सक से संपर्क में बने रहना चाहिए और जो जांचें हैं वो लगातार होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा सफ़र है 9 महीने का, ये बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही खास सफ़र होता है। डॉक्टर कामना, यहाँ पर जानना चाहेंगे, जैसे कि शुगर का भी जिक्र किया, थायराइड का भी हम सुनते हैं कई बार कि गर्भावस्था के दौरान, अगर इससे पहले सामान्य भी है तब भी कई बार बढ़ जाता है कुछ महिलाओं में, तो ऐसी स्थिति क्यों आती है और क्या इससे बचाव के लिए कुछ किया जा सकता है? अच्छा, तो थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसको हम, वो एक टेस्ट है थायराइड का और शुगर का, ये 2 टेस्ट हैं जो हम उन लड़कियों को भी एडवाइस करते हैं जो अभी प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि इनका असर बनते हुए बच्चे पे रहता है। तो अगर पहले नॉर्मल होता है तो हम पहले 3 महीने में एक बार दोबारा से चेक करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट शरीर की बढ़ जाती है, थायराइड का जो हार्मोन है वो उसमें से एक है। तो अगर प्रॉब्लम आने लगती है तो इसका बड़ा आसान सा इलाज है, एक छोटी सी गोली है जिसको आप नियमित रूप से खाइए, चेक कराते रहिए, बिल्कुल ठीक रहेगा थायराइड, ठीक है। पर यदि आप इसको नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे, दवा नहीं लेंगे, तो इससे आपके बच्चे के दिमाग की बनावट पे असर पड़ता है, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें जो हमने प्रेगनेंसी में ज़रूर चेक करानी होती है, उसमें एक है खून की मात्रा कितनी है, थायराइड नॉर्मल होना चाहिए, शुगर का टेस्ट नियमित तौर पर कराते रहना चाहिए, और जब भी डॉक्टर से मिलेंगे तो ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक होएगा। तो ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखें। इसमें से यदि किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो इनका इलाज होता है, पर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसमें जो खास जांचें आपने बताई है उसमें खून की कमी की समस्या अक्सर देखी जाती है, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो। डॉक्टर स्वाति, हमें ये बताएं कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो क्या कर सकती हैं या खान पान में ऐसा क्या बदलाव कर सकती है ताकि ऐसी समस्या ना हो खून की कमी से जुड़ी हुई?
तो जो खून की कमी जो देखी गई है, जो मेन उसमें कारण है वो है हमारा जो डाइट है, जिसमें कि हम आयरन रिच फूड जो है वो कम कंज्यूम करते हैं। तो आयरन रिच फूड की अगर, जैसे कि आपने वीडियो में बहुत अच्छे से कलरफुल जो प्लेट दिखाई थी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि हरी सब्जियां, जिसमें पालक और सरसों, ये सारी जो सब्जियां हैं, और गाजर हो गई, और डेट्स, खजूर जो होते हैं, गुड़ वगैरह, ये जो कि इजीली अवेलेबल हमारी ग्रामीण क्षेत्र में है, वो लेना चाहिए। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट, एक वर्म इन्फेस्टेशन, आंतों में कीड़े जब हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ये अनीमिया जो रहता है हमारे देश में कॉमन है, और टीबी, मलेरिया, ये सारी जो बीमारियां हैं। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए एक बहुत छोटी सी एक गोली आती है, जो कि 3rd मंथ के बाद में हम लोग एल्बेंडाजोल करके, और जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको इसका ये एक सिंगल टैबलेट से ही उस चीज़ का निवारण हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर कामना, आपसे यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कई महिलाओं में हमने ये भी देखा है कि कुछ ख़ास खान पान की जो चीज़ें हैं उससे उन्हें परेशानी होने लगती है गर्भावस्था के दौरान, या तो उल्टियाँ आने लगती है या फिर उनकी बिल्कुल अनिच्छा होती है खाने में। तो ऐसे में पोषण की कमी न रह जाए, इसके लिए क्या कर सकती हैं महिलाएँ? देखिए, हम फिर वही बात करेंगे कि ये महिला के साथ साथ महिला के परिवार की जर्नी है। तो अगर तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो हम आयरन कैल्शियम दे रहे होते हैं उसी से उल्टी हो रही होती है, तो उसको हम दवाई को बदला जा सकता है। दूसरे तरीके की दवा भी अगर वैसे ही प्रॉब्लम करेंगे तो इसका इंजेक्शन भी अवेलेबल है, मिलता है डॉक्टर्स के पास, मगर आपको ये दवा लेने के बाद ही पता चलेगा। अब रही खाने पीने की बात, खाने पीने में आपको हर तरीके का खाना अलाउड होता है, मतलब आप सब कुछ खा पी सकते हैं। यदि एक चीज़ एक तरीके की पसंद नहीं आ रही है तो उसका तरीका बदल सकते हैं। जैसे आयरन की जहाँ तक बात है, हम आपके ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमें ये बहुत फ़ायदा होता है कि वहाँ पे लोहे की कढ़ाई, लोहे के ही बर्तन यूज़ होते हैं, तो आप लोहे के बर्तन में खाना बनाइए, उसी से आपको थोड़ा बहुत आयरन मिल जाएगा। आप खुली हवा में रहते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियाँ आपको मिलती है, वो खाएं, उससे आपको फ़ायदा होएगा। दूसरी जो आयरन की गोली आप खाएंगे वो खाने से 1-1.5 घंटे के अंतर पे ज़रूर लें। उससे क्या होता है, जो आयरन आप खा रहे हैं गोलियों के तरह, उसका अब्जॉर्प्शन ठीक से होएगा। ठीक है। और बाकी तो उल्टी की भी दवाइयाँ होती हैं, तो यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप बिल्कुल अपने आशा कर्मचारी या डॉक्टर को मिलिए, तो आपको उल्टी की भी दवा मिल जाएगी। ठीक है, जो भी परेशानी होती है सब चीज़ का हल है। बिल्कुल। तो सब चीज़ों का, सारी समस्याओं का हल है, ज़रूरत है तो बस चिकित्सक से जल्द संपर्क करने की। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। गौरव जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैम गुड इवनिंग, गौरव बोल रहा हूँ। क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ का भी 5th मंथ का प्रेगनेंसी हो रहा है, ऑलमोस्ट वो हो रही है 5th मंथ में। उनका इश्यूज ये है कि उनको सर दर्द होते हैं और साथ ही साथ उनके बॉडी पेन भी होते हैं। तो क्या मैं जानना चाहता हूँ ये नॉर्मल है या फिर मुझे फिर से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा इसके लिए? डॉक्टर स्वाति बताएं। देखिए, हेडेक अगर एक तो उनकी हेडेक अगर प्रेगनेंसी में हो रहा है तो एक तो ये हमें रूल आउट करना है कि उनका बीपी, हाई बीपी का प्रॉब्लम तो नहीं है। हाइपरटेंशन की वजह से भी कई बार हो जाता है। और दूसरा, अगर उनको इतना ज़्यादा अगर हेडेक्स पहले से रह रहे हैं तो कोई माइग्रेन का उनको इशू तो नहीं है पहले से। एंड जहाँ तक कि बॉडी पेन की बात रही, प्रेगनेंसी में थोड़ा फैटीग होना, थकावट रहना, ये कॉमन है। बट अगर बॉडी पेन स्पेसिफिकली, अगर मसल्स पेन और ये सब वो बता रही हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एक बार अपने डॉक्टर से उनका फिर से चेकअप कराएं। जी। इसके अलावा डॉक्टर कामना, हमने देखा है कि कई बार महिलाओं को क्रैम्प्स बहुत आते हैं, पैरों की नसें खिंचने लग जाती है, तो इसकी क्या वजह है और क्या उपाय फिर इसके लिए किया जा सकता है? अच्छा, ये भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसके जो 2-3 आसान जिसका सल्यूशन है वो होता है, पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, यदि हम पानी कम पिएंगे तो हम प्रेगनेंसी हो या ना हो, हमको मांसपेशियों में क्रैम्प्स आने का हमेशा खतरा रहता है। तो प्रेगनेंसी में क्योंकि उल्टियाँ वगैरह होती रहती हैं तो पानी की मात्रा और कम हो जाती है। तो इस दौरान में हमको पानी ORS मिला के, नींबू पानी बना के, किसी भी तरीके से हमें पीने
पीने के पदार्थों का इंटेक अपना ज़्यादा रखना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर स्वाति ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, विटामिन और मिनरल जो आपको हरी सब्जियों में, रंग बिरंगी सब्जियों में मिलते हैं, उसके भी कमी से ये क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो अगर आप को किसी चीज़ की कमी होती है तो विटामिन डी रिच खाना, आपको मिनरल रिच खाना, ये सब चीज़ों पे नहीं, अगर खाने से नहीं पूर्ण होंगी तो फिर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो ज़्यादातर इन्हीं वजह से क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो भी आप ज़रूर चेकअप कराएं, क्योंकि फिर कुछ कभी कभी बीमारियां भी ऐसा प्रॉब्लम कर सकती हैं। लेकिन आपने पानी की महत्ता के बारे में यहाँ खास तौर पे बताया, तो डॉक्टर स्वाति आपसे जानना चाहेंगे कि उचित मात्रा कितनी होनी चाहिए एक दिन में, वाटर इनटेक कितना होना चाहिए? सो प्रेगनेंसी में 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, ये इतना लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में डिहाइड्रेशन बेबी को भी अफेक्ट करता है। बेबी के भी आसपास में एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, दैट इज़ ऑल्सो वाटर कंटेंट। तो पानी पर्याप्त मात्रा में लें, एडिक्वेट आप रेस्ट लें, और अगर कोई आपको वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा हो रही हैं, आप बिल्कुल कुछ नहीं खा पा रहे हैं, तो उस समय पे बिना देरी करें आप अपने चिकित्सक से मिलें। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। अभिषेक जी इस वक्त शिमला हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिषेक जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। मैम मेरी वाइफ को भी प्रेगनेंसी है, अभी 1 month ही हुए है मैम, पर उनको उल्टी मैम बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब पानी तक नहीं ठहरा है पेट में। अच्छा ठीक है, डॉक्टर कामना कुछ पूछना भी चाहेंगे आप? नहीं, देखिए अगर उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कोई दवा आपने शुरू करी है, डॉक्टर को चेकअप कराया है? नहीं, अभी कोई चेकअप नहीं है मैम। तो देखिए, अगर तो बिल्कुल खा पी नहीं पा रही है तो आप बिल्कुल डॉक्टर से चेकअप कराइए, क्योंकि ऐसे में पानी की कमी होने से बच्चे को तो जो होएगा, माँ को भी काफ़ी खतरा हो जाता है। ठीक है, दवाइयाँ होती हैं, हो सकता है शुरू में कुछ इंजेक्शन देने पड़े, तो इसको आप नॉर्मल ना समझें। अगर कुछ भी खा पी नहीं पा रही हैं आपकी वाइफ, तो प्लीज़ उन्हें ले जाके एक बार डॉक्टर से दिखाइए। वो शुरू में कुछ इंजेक्शंस देके उनकी उल्टी थोड़ी कम करेंगे, फिर कुछ खाना पीना शुरू करेंगे तो दवाइयों पे डाल देंगे। ठीक है, इसको प्लीज़ आप सीरियसली लीजिए थोड़ा। तो अभिषेक जी आप ज़रूर इस परामर्श पर अमल करें और जल्द से जल्द अपनी पत्नी को चिकित्सक के पास लेके जाए, क्योंकि ये जो समय है ये खुशियों भरा तो है ही, लेकिन जिम्मेदारी भरा भी है। तो इसीलिए अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं और जल्द से जल्द चिकित्सक से संपर्क करें। बहरहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम गर्भावस्था में स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस विषय से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061 पर। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर कामना आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गर्भावस्था के दौरान क्या क्या खाएं अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कई चीज़ें हैं जो नहीं खानी होती है और इसको लेकर कई तरह की बातें हम सदियों से सुनते भी आए हैं। पपीता नहीं खाना है, गर्भपात हो सकता है, या फिर ऐसी चीज़ें जिसकी तासीर बहुत गर्म है। तो मैं जानना चाहूँगी कि कितनी सत्यता है इन बातों में। देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, जो पुराने रिवाज चले आ रहे हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक है, मगर अब आज का टाइम ऐसा है कि हम हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न निकाल चुके हैं। तो जो आपने पपीते की बात करी, पपीते के जो बीज होते हैं उनसे ऐसी दवा निकलती है जिससे गर्भपात कराया जा सकता है। इसी वजह से पहले टाइम में पपीता खाना मना था, पर आप 3 महीने के बाद पपीता आराम से खा सकते हैं। हमें पपीते के बीज का सेवन नहीं करना। पका हुआ
पपीता आप आराम से खाइए, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं गांव तक भी चाइनीज फूड आजकल पहुंच गए हैं। और उसके लिए भी मना किया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान नहीं खाना चाहिए। जो प्रिजर्वेटिव जो होते हैं ना, इसमें कई बार चाइनीज फूड स्पेशली आप जो बात करें उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कुछ सॉस होते हैं जो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इसलिए हम उन चीज़ों को भी मना करना चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा खाना घर पे पका हुआ, अच्छे से पका हुआ, अच्छे तेल में पका हुआ खाना खाइए। अपनी पसंद का खाना आप घर में चाइनीज फूड बनाते हैं, अजीनोमोटो जैसा होता है, ये सब चीज़ें हमें प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, इससे बच्चे को रिस्क रहता है। तो गरम चीज़ों का आप पूछ रहे थे, गरम चीज़ों का ये है कि कोई भी चीज़ अगर लिमिटेड मात्रा में ली जाती है तो नुकसान नहीं करती। इनफैक्ट जो आप बादाम और अखरोट लेते हैं उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, उसका सेवन करना चाहिए। पर हम इसका मतलब ये नहीं कि हम इकट्ठा बहुत सारा डेली खा रहे हैं। लिमिटेड मात्रा में जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खाएं, उससे आपको फ़ायदा ही होएगा। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, आपसे भी जानना चाहेंगे खाने पीने की चीज़ों में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करें जो माँ के साथ साथ शिशु के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है? जी, जैसे एक बैलेंस डाइट जो है हमारी, जैसे हमने डिस्कस किया, सारे जो सीजनल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स जिसमें कि हरी सब्जियां बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कैल्शियम के सोर्स के लिए एटलीस्ट 2 ग्लास दूध या फिर छाछ, दही, ये आपको डेली लेना चाहिए जी। और ध्यान रखना चाहिए, अगर आप एग लेते हैं तो आप बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट, वो एडिक्वेटली कुक्ड हो। रॉ या अनकुक्ड या पार्शियली जो हो वो फिर कई बार थोड़ी परेशानी करते हैं, इन्फेक्शंस का भी उसमें रिस्क रहता है। इसलिए आप अपना डाइट जो लें पूरा अच्छे से बैलेंस लें, और सीजनल फल, और स्पेशली जो आपकी प्लेट है वो कलरफुल होगी, उतना ही उसमें मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रेगनेंसी। जी। डॉक्टर कामना, हमने ये भी देखा है कई बार कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको हाजमे से जुड़ी हुई पाचन संबंधी भी समस्याएं हो जाती है। कब्जियत की समस्या बहुत आम समस्या है इस दौरान। तो क्या कोई ख़ास वजह होती है इसकी, और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें? खास वजह तो होती है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन नाम का, उससे क्या होता है जो आंतों की हिलने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी में कब्ज़ होने का शिकायत थोड़ा आमतौर पे हो जाता है। अब उसके लिए जो एहतियात हम बोलते हैं, एक तो पानी की मात्रा, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, पानी खूब मात्रा में लें आप। जो आपका खाने का है, अगर आप पौष्टिक खाना खाएंगे, आहार में जो हमारे सीरियल्स होते हैं, मतलब गेहूं जो होता है, उसमें साबुत आप गेहूं वगैरह का सेवन करें, दलिया लें। इसके अलावा फाइबर रिच खाना जो होता है, जैसे जिसमें मेनली हमारे फ्रूट आते हैं, ठीक है, तो जूस से बेटर है फ्रूट खाएं आप उसका। आप सब्जियां जितनी भी लेंगे, आप हरी सब्जियां ले लें, इन सब में बहुत अच्छे मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर का अगर आपका इंटेक पूरा रहेगा तो फिर आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होएगी, ठीक है। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि खाने पीने के साथ साथ आराम जो है वो भी एक ज़रूरी चीज़ है गर्भवती महिला के लिए, तो नींद कितनी होनी चाहिए? जी, तो जो नींद है उसमें 8 आवर्स, 8 घंटे रात में पूरी अच्छे से नींद लेनी चाहिए, और साथ साथ अगर पॉसिबल है तो 2 घंटे दिन में। और ये जो नींद में आपको ये भी देखना है कि आप सीधे ना सोए, फ्लैट नहीं सोइए, लेफ्ट साइड में करवट लेके अगर आप सोएंगे तो उससे बेबी को जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो बेटर रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और आप ये फर्स्ट 3 मंथ से इसकी आदत डालेंगे साइड करवट से सोने की, तो ये मेन हमारा 5th मंथ के बाद में रहता है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है वो ब्लड जो वेसल्स होती है मेजर बॉडी की उसको कंप्रेस करता है। तो अगर आप साइड से सोएंगे तो उससे बेटर रहता है। बिल्कुल। तो नींद की बात कर ली हमने, आराम की बात कर ली है, तो अब थोड़े से फिजिकल एक्टिविटीज़ की भी बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर कामना, हमें ये बताएं कि कितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ महिला कर सकती है इस समय, और कुछ लोग तो बताते हैं आप इस समय एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, वो बहुत बेहतर रहता है। तो कुछ ख़ास सावधानियाँ इस दौरान अगर एक्सरसाइज कर रही हैं तो?
देखिए, यदि प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है तो आप अपना दिनचर्या पूरा करिए। किसी तरीके की ऐसा ये नहीं होता कि हम ये काम नहीं करें। हाँ, फिर भी हम वज़न उठाने को हमेशा मना करेंगे कि भारी वज़न ना उठाएं और कूद फान ना करें। इसके अलावा आप काम सारे कर सकते हैं। चलने को कोई मनाही नहीं है, प्रोवाइडेड आपके डॉक्टर साहब ने आपको कोई एहतियात नहीं बोला। आप जितना मर्जी चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। ज़्यादा देर खड़े होके काम ना करिए, बीच बीच में चलते रहिए या बैठ जाइए, उससे बेहतर रहता है। इसके अलावा योग तो बहुत ही अच्छा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी। अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे, सर्च करेंगे तो प्रेगनेंसी में कुछ योग हमको शुरुआत के 3 महीने में बताया जाता है। धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही होती है वो योग हम बदलते रहते हैं, ताकि अंत में जो लास्ट के टाइम में हम वैसे वाला एक्सरसाइज बताते हैं जिससे हमको डिलीवरी में आसानी रहे, जिसमें बटरफ्लाई वगैरह कुछ आसन होते हैं। तो अगर आप इस पे सर्च करेंगे, योग करना बहुत अच्छा होता है। आप सांस की प्राणायाम वगैरह भी करिए, ठीक है। कपालभाति इतना नहीं बोलते करने के लिए, पर आप अनुलोम विलोम और योग बहुत ही बेहतरीन क्रिया है करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिल्कुल, इस बारे में मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूँगी स्वाति जी कि क्या कुछ करना चाहिए इस दौरान योग और एक्सरसाइज में। और महिलाएं आमतौर पे चाहती है कि नॉर्मल सामान्य डिलीवरी हो, सिजेरियन की नौबत ना आए। इसके लिए भी कई तरह के मत जो है वो चलते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक्सरसाइज, अगर आपका लो रिस्क प्रेगनेंसी है, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। वॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आप जो है अपना एक टाइम बाउंड, अगर आप ये जो आपको एक्सरसाइज करनी है उसको आप एक डेडिकेटेड टाइम दीजिए अपने डेली रूटीन में। आप जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में जो काम कर रहे हैं, आप उसको अपने एक्सरसाइज में काउंट नहीं कीजिए। एक स्पेसिफिक टाइम जिसमें कि सिर्फ आप अपनी बॉडी में आप स्ट्रेचिंग कर रही हैं, योगा कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं। आपको अगर हैबिट नहीं है एक्सरसाइज करने की, तो अगर आप 5 मिनट से भी स्टार्ट करेंगी फर्स्ट डे से, तो वो भी हेल्पफुल होता है। बट ऐसे में आप जो हैं वॉक करिए, बाहर फ्रेश हवा में जाना है। कभी भी आप बहुत सनी डे हो, बहुत गर्मी हो, ऐसे में ना करें, क्योंकि उसमें आपको और डिहाइड्रेशन का रिस्क रहता है। तो एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज और योग, ये आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। आजकल तो बर्दिंग बॉल्स भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको भी, लेकिन अंडर सुपरविजन आपको ये एक्सरसाइजेज सीख के तभी करनी है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर कामना आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रेगनेंसी का टाइम है, गर्भावस्था का जो समय है, इसे 3 चरणों में बांटा गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ऐसे में इस हिसाब से बात करते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है, संवेदनशील समय होता है ये। तो क्या कुछ ख़ास सावधानियाँ इस दौरान बरतनी चाहिए? ठीक है, तो पहले 9 महीने की प्रेगनेंसी को हमने 3 हिस्से में बांट दिया। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने। पहले 3 महीने का टाइम होता है जब बच्चा पनप रहा होता है, बन रहा होता है। तो इस दौरान पे हमें दवाइयाँ बिना पूछे नहीं खानी, एक्सरे नहीं कराना, कूदफान नहीं करनी, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उल्टियाँ वगैरह इस टाइम पे आमतौर पे रहती हैं। यदि आपसे थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया जा रहा है तो उसके लिए आप गोली से आराम रहेगा आपको। यदि कभी भी ऐसा आपको लगता है कि आप पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसके लिए डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। इसके अलावा पहले 3 महीने में एक फॉलिक एसिड की गोली आपको दी जाएगी, जिसका आप नियमित रूप से लेंगे। इसके अलावा कोई दवाइयाँ नहीं ली जाती। फिर हम आते हैं बीच के 3 महीने में। बीच का 3 महीना प्रेगनेंसी का सबसे नॉर्मल टाइम होता है, जिसमें बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा होता है। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए 2 बार कम से कम इन 3 महीने में। वो आपको ब्लड टेस्ट देंगे, एक अल्ट्रासाउंड देंगे जिसमें बच्चे की बनावट चेक करी जाएगी। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो आपका ब्लड प्रेशर, खून की मात्रा, ब्लड शुगर, ये वाले नॉर्मल टेस्ट करा के, यदि नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो इस वक्त में आप सब कुछ कर सकते हैं। खाना पीना, एवरीथिंग, चलना फिरना, सब कुछ अलाउड है। ये सबसे नॉर्मल वाले 3 महीने होते हैं। ठीक है। अल्ट्रासाउंड में एक खास चीज़ जो हम पहले नहीं बात करी है, अवलनाल का पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। जनरली जहाँ से भी आप करा रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड, वो डॉक्टर या आप जहाँ कंसल्ट करें वो आपको बताते हैं। यदि अवलनाल नीचे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। इसमें फिर एहतियात काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये आपको मालूम होने, एहतियात बरतने होते ये जानेंगे डॉक्टर कामना आपसे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। सविता जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी सविता जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। सविता जी मेरी आवाज़ मिल रही है क्या आपको?
हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर कामना, आप बता रहे थे हाई रिस्क अगर प्रेगनेंसी हो तो किस तरह के एहतियात बरतने होते हैं? हाँ, हाई रिस्क प्रेगनेंसी स्पेशली अगर हम अवलनाल की बात करें, अदरवाइज तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, खून की मात्रा कम हो, शुगर आ जाए, या ये वाली प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क में आ जाती है। पर ख़ास तौर पे अगर अवलनाल का पोजीशन ठीक नहीं होती, नीचे में रहती है, तो इसमें ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। इस ब्लीडिंग को इग्नोर नहीं करना है किसी भी टाइम पे। बच्चेदानी में अगर जो शिशु है अगर वो ज़्यादा नीचे है, शिशु नहीं, शिशु की जहाँ से न्यूट्रिशन आ रहा होता है वो अवलनाल हो रही है। अच्छा, तो नाल जहाँ से शिशु को लग रही होती है और मदर की साइड पे अवलनाल होता है, वो वहाँ से एक नाल निकल के शिशु को जाती है, वहाँ से बच्चे का सारा पोषण जाता है। तो ये अवलनाल में बहुत हाई मात्रा में खून जा रहा होता है। अगर ये नीचे रहती है तो इससे ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान पे किसी भी टाइम पे ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं होता। आप प्लीज़ इसको सावधानी से लें। और इसके अलावा आखिरी के 3 महीने में हमारी फिर से थोड़ी एहतियात आ जाती है, पर फिर भी चलना आपको हमेशा आवश्यक होता है। आप चलते फिरते रहिए, एक्टिव रहिए, जो हम नॉर्मल डिलीवरी का चाहते हैं वही एक प्राकृतिक तरीका डिलीवरी का नॉर्मल डिलीवरी ही होता है। मगर हम कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहेंगे माँ को या बच्चे को। तो आजकल एडवांसमेंट हो गई है, कभी भी रिस्क होता है तो हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन से डरिए मत, आपकी सेफ्टी, आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए ही ऑपरेशन करा जाता है। अपने डॉक्टर से नियमित तौर पे बात करते रहिए। कभी कभी पहले पता चल जाता है, कभी दर्दों के टाइम पे पता चलता है। तो बात करते रहने पे में आपको फ़ायदा रहता है। बिल्कुल। तो चर्चा हमारी इसी तरह से जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था में स्वास्थ्य देखभाल की। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और गर्भावस्था के अलग अलग चरणों की यहाँ पर हमने बात की और अब तीसरे और महत्वपूर्ण चरण पर हम आ गए हैं। तो डॉक्टर स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे कि 3rd ट्राइमेस्टर जब शुरू हो जाता है तो किस तरह के एहतियात बरतने होते हैं, क्योंकि उसके बाद कहा जाता है कि अब जो प्रसव का समय है वो कभी भी आ सकता है, तो ख़ास सावधानियाँ बरतनी चाहिए महिला को। तो जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है उसमें एक तो बेबी मूवमेंट का जो है, हम सारे अपने प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। उनको मूवमेंट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अपनी आयरन और कैल्शियम की गोली, अगर जिन लोगों का हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है उनको हम 1 गोली एडवाइस करते हैं, अगर कम है तो 2, और कैल्शियम की भी नियमित गोली, अपनी 2 गोली वो खाते रहें। और जो अगर उनको कोई भी हर जो ऐसे विज़िट पर अपने जा रही हैं, अपना हीमोग्लोबिन जांच, अपने बीपी की जांच, इस चीज़ की वो ध्यान रखें। और अगर कोई भी समस्या है तो विज़िट जो है उनके इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा अब फिर उनको जो आखिरी चरण में जाते हैं तो डिलीवरी भी अब उसका भी समय अगर निकट में आना ही है तो उनको एक तो अपना जो ANC कार्ड है वो उसको ध्यान से रखना है। प्रेगनेंसी डिलीवरी के लिए जाएंगी, अपने बच्चे के सूती कपड़े इस सब का वो अपना ध्यान रखें। और परिवार को भी ध्यान रखना है, अगर किसी भी टाइम अगर रात में देर और को कहीं है तो वो किस तरीके से, किस साधन वाहन से हेल्थ केयर फैसिलिटी जाएंगे, इन सारी चीज़ें। एम्बुलेंस, इमरजेंसी में एम्बुलेंस का नंबर, अगर महिला को खून की कमी है तो कौन उनको आपातकालीन स्थिति में उनके लिए कोई ब्लड अगर डोनेशन की बात है तो इन सारी चीज़ों का फैमिली में सपोर्ट और लेडी की डिलीवरी के लिए सुखद और आरामदायक तरीके से निकल
निकल जाए, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। प्रीति कुमारी जमशेदपुर झारखंड से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रीति जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। प्रीति जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी सुन रही हूँ, बोलिए। जी जी आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा प्रीति जी, बातचीत में रुकावट आएगी। हेलो। हाँ जी मैं सुन रही हूँ। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हाँ बताएं। जी मैम मेरा सवाल ये। हेलो, लगता है हमारा संपर्क फिर से कट गया है और आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। और डॉक्टर कामना आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे थर्ड ट्रिमेस्टर की बात हमने कर ली, अब प्रसव का वक्त आ गया है। आपने हमें पहले ही बताया था कि शुरुआती दिन जो होते हैं वो ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये तय करने में कि जो डिलीवरी है वो कब तक हो पाएगा। एक समय डॉक्टर कई बार बता देते हैं और वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है, तो कौन से फैक्टर्स होते हैं उस समय जो काम करते हैं इन चीज़ों के पीछे? देखिए 40 हफ्ते का प्रेगनेंसी का टाइम होता है, ठीक है। उसमें लगभग 2 हफ्ते आगे पीछे डिलीवरी कभी भी हो सकती है। किसी प्रॉब्लम में हमको डिलीवरी जल्दी भी करानी पड़ सकती है। इसलिए आखिरी के 3 महीने में महिलाओं का डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाना सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और वो फिर ऐसा नहीं होता कि जब दर्द शुरू हो तभी जाना है, आपको नियमित तौर पर जाते रहना पड़ता है। जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो हमको डिलीवरी जल्दी करानी पड़ सकती है, नहीं तो महिला को जान का भी खतरा हो सकता है। जी। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है और कुछ ऐसी भी परेशानियां होती हैं जिसमें हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि ये इस केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो हमें बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी कॉलर दोबारा हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रीति जी जमशेदपुर झारखंड से। प्रीति जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, कृपया टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी। अपना सवाल पूछें। हाँ मैम मेरा सवाल ये है कि मेरा 3.5 मंथ का प्रेगनेंसी है और मुझे थायराइड निकला है 4.24, तो इसमें क्या करना चाहिए? मेडिसिन लेना चाहिए थायराइड का? जी डॉक्टर कामना। हाँ जी बिल्कुल, आपको छोटी सी दवाई शुरू करेंगे, आप इसको लीजिए। पूरी प्रेगनेंसी दवाई चलेगी। आपका नियमित तौर पे थायराइड चेक होता रहेगा। नॉर्मल लेवल में यदि रहेगा तो दवा की मात्रा उतनी ही रहेगी, अगर बढ़ने लगेगा तो दवा की मात्रा हो सकता है बढ़ानी पड़े। इस गोली को आप प्रेगनेंसी के बाद भी थोड़े दिन तक लेंगे जब तक कि नॉर्मल आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसकी चिंता की विषय नहीं है, आप दवा लेंगे ये बिल्कुल ठीक रहेगा। बिल्कुल प्रीति जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर स्वाति आपसे जानना चाहेंगे कि अब बात डिलीवरी की जब आती है तो ये एक ऐसा समय है जो मिले जुले भावनाओं का है। शारीरिक कष्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और खुशी का अनुभव भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस क्षण के बारे में हमें बताएं कि किस तरह की सावधानियां यहाँ पर बरतनी होती है। जी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आपको किसी भी तरीके का दर्द है, ब्लीडिंग हो जाए या पानी छूट जाए, तो ऐसे स्थिति में आप बिना देरी करे सबसे पहले तो आप अपने हेल्थ केयर फैसिलिटी आप रिपोर्ट कीजिए। और वहाँ पर अभी जो आजकल तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स हैं और लेबर एनाल्जेसिया मतलब कि प्रसव के दौरान दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे कि दर्द पीड़ा जो होती है प्रसव के दौरान वो कम हो जाती है। और तो ये आजकल फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स में उपलब्ध हैं। और मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी फैसिलिटी को आप जान लें और वहाँ पे कि आप कहाँ जाएंगे डिलीवरी कराने, ये पहले से ही आप 9 मंथ्स तक जैसे जिस बेबी को आप कैरी कर रही हैं वहाँ पे आप उसको कहाँ जन्म देंगी उसको आप चिन्हित कर लें। और उनके परिवार से स्पेशली हस्बैंड्स एंड मदर इन लॉ अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करती हैं और उनको जो है साथ में आप उनके साथ जाएं और इस एक्सपीरियंस को उनके साथ में आप शेयर करें। सो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वही आप कराएं।
जी, तो डॉक्टर कामना, यहाँ पर जो प्रसव है उसके बाद एक शिशु का जन्म तो होता है, लेकिन कहते हैं माँ का दूसरा जन्म होता है, तो इतना महत्वपूर्ण होता है ये समय एक माँ के लिए। उस समय माँ की देखभाल, जो स्वास्थ्य की देखभाल है, किस तरह करनी चाहिए? बहुत बहुत आपने सही बात कही। डिलीवरी को, प्रसव को दूसरा जन्म कहते हैं, इसलिए क्योंकि अगर होने को सब कुछ नॉर्मल हो, जाने को जान भी जाती है। हालांकि हम आजकल अगर मैटरनल मोर्टेलिटी देखें, हम 100 से थोड़ा नीचे पहुंच गए हैं, मगर फिर भी अभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी बात जो डॉक्टर स्वाति ने भी बोली, आप प्लीज़ अपना पंजीकरण प्रेगनेंसी के दौरान कराइए और कहाँ पे आपने डिलीवरी करानी है उस जगह को आप चिन्ह कर लीजिए ताकि आप सीधा वहीं पहुँचें। अब आई बात कैसे केयर करनी है। बिल्कुल, जितना सारा ध्यान डिलीवरी के बाद एकदम से घर वालों का सबका चला जाता है बच्चे को, जी, तो ऐसा नहीं करना है। बच्चा जितना ज़रूरी है उतनी ज़रूरी बच्चे की माँ है, और इस टाइम पे माँ बच्चे को, शिशु को दूध भी पिलाना है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त उसका खान पीन का ध्यान रखना, वो उतना काम नहीं कर पाएगी जितना वो पहले कर रही थी, तो हमें उसको सहारा देना है बहुत सारा। और प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद कई बार ऐसा भी हो जाता है, हम महिलाएं मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर भी हो सकती है। इसमें कोई किसी की जानबूझ के करीबी बात नहीं होती है, वो टाइम ही ऐसा होता है कि उस टाइम बहुत टेंशन का टाइम होता है। तो हस्बैंड, फैमिली से सपोर्ट उस टाइम मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा सबसे अनुरोध है कि जैसे कि हम शुरू से बोल रही है, ये जिम्मेदारी हमारे घर की होती है, तो महिला को सपोर्ट करें। उसका खाने पीने का ध्यान बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे कैल्शियम की मात्रा और बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे की देखरेख करनी है। बिल्कुल, तो बच्चे की भी देखरेख करनी है और महिला का जो शरीर है, स्वास्थ्य है, उसे भी एक बार फिर से तंदुरुस्त करना है। तो ऐसे में संक्षेप में डॉक्टर स्वाति कुछ खास टिप्स। जी, तो स्टार्टिंग टिप तो सबसे पहले फैमिली को सपोर्ट, हमें मदर को एडिक्वेट रेस्ट देना है। उनको जो चीज़ हम यहाँ पे मिस कर गए, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, बिल्कुल, अगर घर में उनके लिए हम ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि उनके लिए एनकरेजमेंट हो। और क्योंकि जो स्पेशली जो फर्स्ट टाइम जो मदर बनते हैं, उनके तो मस्तिष्क में बहुत सारे एंजाइटी एंड बहुत सारे क्वेश्चंस एंड थोड़ा सा डर भी रहता है। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली कि उनको पूरा सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, सब कुछ उनसे मिले। और इट बिकॉज शी इज़ बिकमिंग अ मदर एंड उसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब सबका उसमें एक सहयोग बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। और डॉक्टर कामना कुछ जोड़ना चाहती है बहुत संक्षेप में, वक्त बहुत जल्दी से ये बोलना चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी दूसरे की तारीफ ना करें। जी, चलिए, ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि दो बच्चे का जो अंतर है वो होना चाहिए और बहुत जल्दी जल्दी दूसरे बच्चे की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये चिकित्सक जो हैं वो लगातार परामर्श देते हैं। तो जाना आपने विस्तार से कि गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद है ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। आपको बता दें कि आप स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के जो सवाल है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप ईमेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि स्वस्थ किसान कार्यक्रम को आप कभी भी YouTube पर देख सकते हैं और तमाम जानकारियां फिर से देख सकते हैं। बहरहाल, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। तो चलते हम आपको बताते चले, YouTube पर अगर आप स्वस्थ किसान कार्यक्रम देखना चाहते हैं और तमाम जानकारियां हासिल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं QR कोड, जिसको आप स्कैन कर सकते हैं और इसके साथ सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मिशन लाइफ, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की एक पहल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है, अपने दैनिक जीवन की आदतों में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। तो चलिए इस मिशन पर हमारे साथ। मिशन लाइव देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे धरती करे पुकार कार्यक्रम में केवल डीडी नेशनल पर। और हाँ, साप्ताहिक क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।
विजन एआई के साथ कृषि को उन्नत बनाएं। सैटेलाइट के द्वारा हम डेटा कलेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप और एसएमएस के द्वारा एक अलर्ट्स भी भेजते रहते हैं। हम एक ऐसा फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं जहां पर एग्रीकल्चर डेटा ड्रिवन हो। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।